हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका रहेगा 1 जनवरी 2022 का। तो 1 जनवरी 2022 को जब पेपर हुआ है, उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किन मनोवैज्ञानिक को ज़्यादा अहमियत दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आपके पियाजे हो गए, आपके वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन आना कंपलसरी है। तो जब हम पढ़ाई भी करते हैं ना, तो उन मनोवैज्ञानिक की जो चैप्टर हैं उनको डिटेल से, और उन्होंने जो थ्योरी वगैरह दे रखी हैं, जो स्टेजेस वगैरह बताई हैं, उनको भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों की मतलब मात्रा लेके आई हूँ, आपको 100, 500, 1000 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चनों की मात्रा बहुत कम है, नाम मात्र का 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेकिन वो 10 क्वेश्चन भी इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप देख लेते हैं तो आपके कई सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि उनके जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो उनसे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो कम है लेकिन क्वालिटी बेहतर है। आप ये क्लास ज़रूर पूरी देखिएगा। चलिए बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। तो अगर आप पहले स्वयं से, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक वगैरह, तो आप पहले स्वयं से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन सही होगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। गलत होगा सही होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास के विभिन्न चरणों में शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो आप जानते हैं विकास मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, बच्चा क्या करता है, सबसे पहला क्या होता है, प्रसव पूर्वावस्था होती है। प्रसव पूर्वावस्था के बाद क्या होता है, शैशवावस्था आता है। शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चे का जब शैशवावस्था आता है, तो शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास है ना, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। मतलब बच्चा पहले तो, आप देखो, घसीटना भी नहीं, मतलब घुटने का इस्तेमाल करना भी नहीं जानता है, इधर उधर हिलता डुलता है। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, घुटने का इस्तेमाल करता है। घुटने के इस्तेमाल के बाद वो धीरे धीरे खिसकने की कोशिश करता है ना। फिर बैठने की कोशिश करता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़े होने की, फिर धीरे धीरे चलने की, फिर धीरे धीरे दौड़ने की। तो जो ये क्रम का प्रोसेस होता है, तो आप देखेंगे सहसावस्था में बच्चा इनसे जल्दी, मतलब जल्दी प्रोग्रेस करता है। और सहसावस्था में बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें से ये पूछा गया था कि बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे सर्वाधिक तेजी होता है, मतलब सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ करता है। तो वो होता है आपका सहसावस्था। तो ऐसी सहसावस्था हुई है ना। विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर लास्ट में जो आपकी आती है वो आ जाती है वृद्धावस्था, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना। तो ये जो विकास के चरण हैं, इनमें पूछा जा रहा है शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि विकास एक आयामी होता है। विकास कैसा होता है, विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है। थर्ड ऑप्शन है विकास एक असतत प्रक्रिया है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विकास की दिशा समीप दूराभिमुख और मस्तकोभिमुख होती है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। मस्तकोभिमुख का मतलब क्या होता है, यानी सेफेलोकॉर्डल, और दूराभिमुख का मतलब होता है, ठीक है, या आप जैसे आप इसको समीप दूराभिमुख भी कह सकते हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि विकास एक आयामी होता है। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं। मतलब विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी है। कैसे बहुआयामी है, ये दोनों जो आंसर है कि विकास एक दिशीय होता है, विकास एक आयामी होता है, तो ऐसा नहीं है। विकास बहुआयामी है। मतलब विकास में फिजिकल, है ना, आपका सोशल, आपका इमोशनल, आपका कॉग्निटिव, ठीक है, ये सारे डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं। और ये चारों के चारों डेवलपमेंट एक दूसरे से संबंधित होते हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट हुआ मतलब शारीरिक विकास होता है। आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल मतलब सामाजिक विकास, और इसी सामाजिक विकास से होता है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी भाषा का विकास हो रहा है। जब आप घर पे रहते हो तो केवल आप मातृभाषा और अपने जो घर पे बोली जाने वाली भाषा है केवल उतना सीखते हो। फिर जब बाहर निकलते हो तो आप अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलना सीख जाते हो, लोगों के साथ जब संपर्क करते हो तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो और अच्छे से होता है। ठीक है, बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास होता है बच्चे का। तो पहले तो क्या होता है कि हम बहुत हर चीज में अगर हमको कोई चीज ना मिले तो हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे जैसा हमका हमारा ग्रोथ होता है हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस पे काबू करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है सॉरी, जीन पियाजे जी ने की है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। यानी संज्ञानात्मक विकास मतलब क्या है, आपके दिमाग का विकास हो रहा है, आप चीजें समझ पा रहे हो, आप तर्क करना सीख रहे हो, आप चीजों को इलिमिनेट करना सीख जा रहे हो, रिलेट करना सीख जा रहे हो, सारी चीजें आपकी डेवलप हो रही है। और ये डेवलपमेंट होता कैसे है, आपके संज्ञान मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड है, जब आपका दिमाग का विकास होता है। तो ये जो मैंने आपको बताई फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, ठीक है, और कॉग्निटिव एंड आपका लर्निंग डेवलपमेंट भी एक होता है। तो ये चारों की चारों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कहा जाए कि विकास एक असतत प्रक्रिया है तो ये बात किसने कही है, विकास असतत प्रक्रिया मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये जीन पियाजे जी ने कही है। और यही क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि यही क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट की एग्जाम में। मतलब यूजीसी नेट में भी आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी वो लगातार नहीं होती। जबकि हम क्या पढ़ते आते हैं, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, लगातार होता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। वृद्धि तो एक टाइम पीरियड में आके रुक जाती है, लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, यानी गर्भ से कब्र तक होता रहता है। तो विकास असतत प्रक्रिया नहीं है, ये केवल किसने कहा है, जीन पियाजे जी ने कहा है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही आंसर कौन सा हुआ, विकास की दिशा समीप दूराभिमुख और मस्तकोन्मुख होती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो पेपर होता है तो वो तो वाइट वाइट होता है, लेकिन ये पेपर से मैंने टाइपिंग करके बनाया है ताकि आपको और अच्छा लगे आप चीजें, क्योंकि बात ये वैसा वैसा पेपर देखते देखते हम बोर हो जाते हैं इस वजह से। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सही है। ए कह रहा है कि बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। बी है बाल्यावस्था एक अवधि है जिसे 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। थर्ड है बच्चे की सोच सामाजिक बातचीत से प्रभावित होती है और बच्चे का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। आप इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मैं लिख देती हूँ ए, बी, सी और डी। ठीक है, आप बताइए। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि बच्चे का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकता पर मतलब निर्धारित नहीं होता, अगर मैं कह दूं कि बच्चे का पूरी तरह से विकास आनुवंशिकता से बच्चा अपनी क्षमताएं सीखता है, ठीक है, एबिलिटी सीखता है, और वातावरण से वो और सारी क्रियाएं सीखता है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो क्या करता है, वातावरण और आनुवंशिकता के अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी जितना आनुवंशिकता का रोल है 50%, उतना क्या कहते हैं, आपके पर्यावरण का भी रोल है। ठीक है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बच्चे का विकास पूरी तरह से। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग सीटेट के एग्जाम दे रहे हो, दे ही रहे हो, क्या क्लास ले रहे हो, तो यहाँ पे जो देखो पूरी तरह से अगर कोई चीज आ जाए ना तो ये वैसे भी निगेटिव ही होता है। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो हम देखते ही हम, जैसे कभी क्वेश्चन में देखने को मिल गया सदैव, कभी मिल गया केवल, है ना। तो ये जैसे मतलब वर्ड होते हैं, ये निगेटिव को इंडिकेट करते हैं, और निगेटिव सीटेट या सीडीपी को कभी प्रमोट नहीं करता।
ये बात याद रखिएगा। तो वो क्वेश्चन चाहे जितना अच्छा पीछे आगे लिखा हो वर्ड में, लेकिन अगर ये शब्द इंडिकेट कर देता है तो वो निगेटिविटी की ओर चला जाता है, वो क्वेश्चन हो जाता है गलत। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बच्चे की सोच सामाजिक बातचीत से प्रभावित होती है? नहीं होती है लिखा। अच्छा, नहीं होती है तो ऐसा नहीं है। बच्चे की सोच सामाजिक बातचीत से प्रभावित होती है। जो समाज में बातें होती हैं इफेक्ट करती हैं। हम जो समाज से सीखते हैं, हम अपने घर से भी सीखते हैं, हम अपने समाज से भी सीखते हैं। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये गलत है। यानी बच्चे की सोच सामाजिक बातचीत से प्रभावित नहीं होती बल्कि होती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गया। बाल्यावस्था एक अवधि है जिसे 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, यानी सोशल कल्चर चीजें जब बच्चा क्या कहते हैं आसपास होती हैं तो वो और डेवलपमेंट होता है ना। बच्चे को एक घर में रख दो, उसको एक तरीके से बाहर की सोसाइटी से इंट्रोड्यूस न कराओ, उसको बाहर नहीं निकालो, उसको इन्वॉल्व नहीं होने दो लोगों के बीच, बच्चे का जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा, सीमित रहेगा। जिस हिसाब से अदर बच्चे जो आपके मतलब घर से बाहर से हर चीज सीख रहे हैं वो पर्टिकुलर सीख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारित प्रकटन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। अनुकूलन, अधिगमन, परिपक्वता, समाजीकरण। क्वेश्चन देखिए और आंसर मतलब बताने की कोशिश कीजिए। तो पहली बात तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन मतलब होता है अडेप्टेशन। कोई चीज आप स्वीकार कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, वो क्या है? आपका अनुकूलन है। लर्निंग आप जानते हुए हो। अधिगम करना, अधिगम करने में क्या होता है? प्रतिक्रिया क्षमता होने वाली, मतलब एक तरह से स्थायी परिवर्तन। जब आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, आप चीजें और बेहतर तरीके से करने लगे, वही आपका क्या है? अधिगम है। बात करें परिपक्वता की यानी मेच्योरिटी की बात करें, तो मेच्योरिटी में व्यक्ति के लक्षण जो क्षमताएं हैं उनको उजागर करने का एक प्रोसेस है। हम मेच्योर उसको कह देते हैं जो धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में अच्छा हो गया हो ने, और उसकी जो क्या कहते हैं चीजें हैं वो और बेहतर हो रही हैं, वो और चीजें समझने की कोशिश कर, हम कहते हैं ना तभी वो मेच्योर हो चुका है ना। बात करें समाजीकरण की, समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में हम जो समाज या समूह की जो आदतें होती हैं, जो मूल्य होते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। वो सीखने का एक प्रोसेस क्या होता है? सोशलाइजेशन होता है, यानी समाजीकरण होता है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं कि क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है परिपक्वता, यानी आनुवांशिक प्रवृत्तियों के पूर्व निर्धारित प्रकटन की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये तो आप जरूर बता देंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मुझे लग रहा है कि ये पूछा भी जाएगा। तो जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये कई बार मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट डैश और द्वितीयक एजेंट डैश है। मतलब प्राथमिक एजेंट कौन है और द्वितीयक एजेंट कौन है समाजीकरण का, वो आपको बताना है। विद्यालय और परिवार, मीडिया परिवार, मीडिया विद्यालय और मीडिया पड़ोस। परिवार आप जानते हैं आपकी फैमिली, विद्यालय मतलब स्कूल जहाँ आप पढ़ने जाते हैं, मीडिया मतलब आप जानते हैं आजकल मीडिया फेमस है ना, और आस पड़ोस मतलब जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं वो पड़ोसी। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो देखो समाजीकरण का जो प्राथमिक एजेंट है वो तो सब बता लोगे, वो पक्का बता लोगे, क्योंकि हमें पता है कि प्राथमिक एजेंट क्या है? हमारा परिवार है ना। यानी सबसे पहले हम जो चीजें सीखते हैं, हमारा जो विकास होता है वो परिवार से शुरू होता है। हम परिवार में रह के चीजें सीखते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर हम द्वितीयक में अगर बोलेंगे तो आपका आ जाता है विद्यालय। फिर हम विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में हम अपने समूह से, लोगों से और बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो ये प्राथमिक हो गया आपका परिवार। ठीक है, और अगर मैं द्वितीयक की बात करूंगी तो हो जाएगा आपका विद्यालय यानी स्कूल। ठीक है,
दो चीजें। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला, परिवार और विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलबर्ग की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है, और ये चारों जो चीजें ऑप्शन में आपको दिख रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्रम लगाने के लिए कभी कभी इन पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें क्या बच्चा सीखता है, कैसा डेवलपमेंट होता है वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब कैसी नैतिकता सीखता है, क्या आचरण होता है, ये सब। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चे के नैतिक निर्णय का प्राथमिक आधार क्या है? कितने वर्ष की बात की जा रही है ये ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए, ठीक है। नैतिक निर्णय यानी मॉरल जो आप डिसीजन होता है उसका प्राथमिक आधार क्या है? सामाजिकरण, व्यवस्था रख रखाव, सामाजिक अनुबंध रख रखाव, सजा और आज्ञाकारिता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब अगर आप इन चारों ऑप्शनों को समझते हैं तो आप आंसर दे लेंगे, लेकिन अगर ये चारों ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। पहले मैं बता दूं, सामाजिक व्यवस्था रख रखाव, सामाजिक व्यवस्था रख रखाव ये कोहलबर्ग के चौथे चरण का हिस्सा है। कौन से चरण का हिस्सा है? चौथे चरण का हिस्सा है। और इसमें क्या होता है कि वो बच्चा क्या करता है, लोग जो नियम बनाते हैं उनका पालन करना चाहिए, कानून मानना चाहिए, है ना, जो प्राधिकरण है उनका सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या करती हैं, बच्चे में होती है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि जो नियम बनाए गए हैं, जो लोगों ने नियम बनाए हैं उनको मानना चाहिए, है ना, कानून मानने चाहिए, और जो प्राधिकरण है उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये बच्चा किस में करता है? सामाजिक व्यवस्था रख रखाव में करता है। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक अनुबंध रख रखाव। ये जो आपका कोहलबर्ग है इनका ये 5वां चरण है, ठीक है। तो 5वें चरण में अनुबंध रख रखाव की बात की। इसमें क्या है कि समाज को बनाए रखने के लिए क्या होता है, कुछ कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। इसमें ये चीजें आ जाती हैं कि समाज ने अगर कुछ कानून बनाए हैं, ठीक है, तो मतलब बेहतर सोशलाइजेशन के लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, तो उनका पालन करना जरूरी है, कंपल्सरी है, ये चीज आ जाती है। थर्ड जो आता है सजा और आज्ञाकारिता, यानी पनिशमेंट वगैरह की बात की जाए तो ये कोहलबर्ग के पहले चरण का हिस्सा है। और पहले चरण के हिस्से में बच्चा नियम का पालन क्यों कर रहा है, मतलब बच्चा नियम का पालन किससे बचने के लिए कर रहा है? सजा से बचने के लिए कर रहा है। मतलब आपकी आज्ञा मान रहा है, वो किस लिए मान रहा है? ताकि वो सजा से बच सके, है ना। मतलब एक तरह से ये नकारात्मकता वाली चीज हो जाती है कि बच्चा डर की वजह से चीज कर रहा है। तो ये होता है सजा और आज्ञाकारिता। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, ये है 6 स्टेज, लास्ट स्टेज है ये। तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने स्वयं की जो नैतिक दिशा निर्देश होते हैं उनके हिसाब से काम करता है। यानी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में क्या करता है बच्चा, ये नहीं सोचता है कि क्या चीज सही है, मतलब उसको उसके हिसाब से ये लगता है कि अगर जैसे मान लो, हाँ, अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है और क्या कहते हैं आप, रेड लाइट जो एरिया रहता है उसमें हमें रुकना पड़ता है ना। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो रुक के ना, मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वो कानूनी रूप से तो भाई मतलब वो रूल तोड़ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो मतलब अच्छी चीज करने के लिए कर रहा है। तो उसके हिसाब से समाज में कुछ नियम ऐसे भी बनाए गए हैं जो सही नहीं है, मतलब उनको फॉलो ना करना फिर वो उनके ऊपर है। तो एक तरह से क्या करता है कि अगर जो कानून बनाए गए हैं वो अगर उनके अनुकूल नहीं है तो मतलब वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकते हैं। तो वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में होता है। मतलब वो ये नहीं कहता कि जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कानून बने हैं तो उनका पालन करना चाहिए, है ना, कानूनों को पालन करना चाहिए समाज बनाए रखने के लिए, है ना, और कानून का मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये जो लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, जो कोहलबर्ग के 6वें चरण का हिस्सा है, तो इसमें बच्चा, मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है वो मानने के लिए बाध्य भी है, नहीं भी है, मतलब उसके स्वयं के सोच पर डिपेंड करता है कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज मुझे माननी चाहिए, ये चीज सही नहीं है तो इसे नहीं मानना चाहिए। ये चीजें बच्चा
इस पे करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर है सजा और आज्ञाकारिता। क्या है? सजा और आज्ञाकारिता। 7 से 8 साल का जो बच्चा होता है वो क्या कहते हैं, नैतिक निर्णय का जो प्राथमिक आधार होता है सजा और आज्ञाकारिता से बचने के लिए वो करता है, वो आपकी बात मानता है, वो चीजें करना शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये है सीटेट के फेवरेट मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता का अर्थ क्या है? क्रमबद्धता यानी ऑर्डर की बात हो रही है। तो वस्तुओं के एक आयाम, उदाहरण के लिए लंबाई के आधार पर क्रम देने की क्षमता। दूसरा है दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। तीसरा है कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली सोच का एक कथात्मक रूप। और डी ऑप्शन है स्थानों की, जैसे अपने विद्यालय को स्थानिक रूप से मानचित्रित करने की क्षमता। तो जीन पियाजे का जो थ्योरी है उनमें हम लोग क्या कहते हैं आप 4 चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा जो रहता है, और जीन पियाजे से वहां से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एक होती है संक्रिय अवस्था। ठीक है, एक क्या होती है? संक्रिय अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष। एक होती है पूर्व संक्रिय अवस्था, ठीक है, यानी 2 से 7 वर्ष। एक होती है मूर्त संक्रिय अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष। और एक होती है औपचारिक संक्रियावस्था यानी फॉर्मल स्टेज, ये होती है 11 से ऊपर की। तो ये जो स्टेजेस से रिलेटेड चीजें हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे की थ्योरी जो इंडिकेट करती है वो ज्यादातर बात करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी संज्ञानात्मक विकास की बात करती है। तो ये चारों स्टेजों से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तुओं के एक आयाम, उदाहरण के लिए लंबाई के आधार पर क्रम देने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं? क्रमबद्धता बोलते हैं। क्रमबद्धता मतलब एक ऑर्डर में चीजें हो रही हैं। आप अचानक कोई चीज नहीं कहते कि देखो एक चीज ऑर्डर में इसलिए होती है, देखो मान लो कोई बच्चा शैशवावस्था का है तो फिर उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ा, प्रौढ़ा के बाद वृद्धा में जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान के चलो भाई किशोरावस्था का बालक बाल्यावस्था में गए और बाल्यावस्था के बाद सीधा उसका प्रौढ़ावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था आ गया या वृद्धावस्था आ गया, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि हर चीज किससे चल रही है? एक ऑर्डर से चल रही है, एक क्रम से चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि छोटा सा बच्चा तुरंत बूढ़ा हो जाए, है ना, तो वो ऑर्डर बिगड़ जाएगा, है ना, और ऑर्डर बिगड़ गया मतलब पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया फिर। तो यहाँ पे चीज पियाजे जी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 5 वर्ष की नसीमा को लगता है कि यदि चिकनी मिट्टी के गोले को दबाकर एक सांप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसके चिंतन के पीछे का कारण क्या है? जीववाद है, कृंदिता है, ठीक है, परिकल्पित निगमनात्मकता है, या संक्रामक परिणाम है। ठीक है, तो पहले तो हम जो ये ऑप्शन है इनको समझ लेते हैं। ऑप्शन समझ में आएंगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक भी समझ में आ जाएगा। चलो, जीववाद की बात करें, किसको कहते हैं जीववाद? यानी बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं? अच्छा, आपने देखा है छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में जैसे मान लो वो दीवार से कभी भिड़ गया है ना और रोने लगा, है ना, अब आपने क्या किया? उस बच्चे को तो चुप कराया, भाई वो शांत नहीं हो, लेकिन अगर आपने क्या किया, उस दीवार को पीट दिया, उस दीवार की पिटाई कर दी, तो बच्चा शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? उसका रीजन यही है कि बच्चे को लगता है कि इसने मुझे मतलब चोट पहुंचाई है तो मम्मी इसको मार रही हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि दीवार एक निर्जीव चीज है ना, उसको मार भी रही तो कौन सा लग रहा है। लेकिन बच्चे के अंदर अभी वो चीजें डेवलप नहीं हुई, मतलब वो सजीव निर्जीव चीजों में अंतर नहीं स्थापित कर पा रहा, उसको हर चीज रियल लग रही है ना। तो ये चीज होता है जीववाद। ठीक है, मतलब उसको भी लगता है कि जैसे खिलौने उखौने दे दे तो उसमें उसको लगता है कि इसमें जान है, इसमें भावनाएं हैं, ये उसी वजह से वो उसी हिसाब से खेलता भी है ना। बात करते हैं, अगर हम केंद्रीयता की बात करें तो इसमें केवल बच्चा अपने बारे में सोचता है,
मतलब वो अभी उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे क्या सोचते हैं, कि ये बच्चे की थोड़ा छोटी स्टेज होती है। यानी अगर आप कहेंगे कि जन्म के 2 साल तक की ये जो बीच की स्टेज होती है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो लगभग आपकी जन्म से 2 वर्ष या 2 से 7 वर्ष के जो बीच की एज होती है, तो इसमें आप जन्म से 2 वर्ष मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और ये जो बच्चा होता है, ये अपने बारे में सोचता है। ये उतना उसको फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या दूसरे के विचारों को मुझे समझना चाहिए। ये अभी उसके अंदर ये क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो होता है केंद्रियता, या आप इसको अहम केंद्रियता से भी कह सकते हैं। परिकल्पित निगमनात्मकता मतलब क्या है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस एक तरह से। तो किशोर क्या करता है, उन चरों का पूर्वानुमान लगा सकता है जो किसी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। यानी परिकल्पना से शुरू होकर वो लास्ट जो लॉजिकल निष्कर्ष है उस तक पहुंच जाता है, वो क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मकता होती है। अगर बात करें संक्रामक परिणाम की बात करें, तो बच्चे के विकास में परिवर्तन के बाद वस्तुओं का अलग अलग मानना एक तरीके से वो क्या होता है? संक्रामक परिणाम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका केंद्रीयता। क्या है राइट ऑप्शन? केंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेवाइगोस्की जो क्या कहते हैं, सामाजिकरण पे ज्यादा जोर देते हैं, भाषा पर जोर देते हैं। तो उनके सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण और क्या है? सार्वभौमवाद, है ना। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो वाइगोस्की है, ले वाइगोस्की, ये भी क्या कहते हैं, आपके बता दूं मैं, सीटेट के फेवरेट ये भी हैं। सीटेट में ले वाइगोस्की, जीन पियाजे वगैरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ले वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बजाय सामाजिक और भाषा पर वो जोर ज्यादा देते हैं। यानी सोशल चीजों से बच्चा ज्यादा सीखता है। बच्चे का भाषा डेवलपमेंट सोशली ज्यादा होता है। जब बच्चा सोशली यानी समूह में इन्वॉल्व होता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे का जो विकास होता है वो और बेहतर तरीके से होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सामाजिक रचनावाद। इन्होंने इसी पर जोर ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेव वाइगोस्की से ही है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? कौन सा शब्द लेव वाइगोस्की द्वारा स्वयं से बात करने, यानी जब हम स्वयं से बात करते हैं तो बच्चों के कार्य का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं से बात करना, ठीक है। यानी जोर से बात करना, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बात करना। स्कैफ फोल्डिंग, यानी एक स्कैफ फोल्डिंग, एक स्कैफ फोल्डिंग मचान वैसा कह सकते हो। मतलब एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है ना। एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है बच्चे को दूसरे के द्वारा, या आप कह सकते हैं एक जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है उसके द्वारा दी जा सकती है, या किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। टेम्परेरी मदद की तरह होता है ये स्कैफ फोल्डिंग। निजी भाषण मतलब बच्चा स्वयं से बात कर रहा है। अहम केंद्रिता मतलब बच्चा अपने बारे में सोच रहा है, वो दूसरों के बारे में मतलब उतना ज्यादा उसको नहीं समझ में आता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। दूसरों के विचारों को भी मुझे समझना चाहिए, वो क्या होता है? अहम केंद्रिता होती है। और निजी भाषण मतलब वो स्वयं से ही बात कर रहा है। जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा, छोटे बच्चों को खुद से ही बोलते रहेंगे, मतलब कोई हो आसपास ना हो, मतलब उनकी टॉकिंग ऑलरेडी चलती रहती है ना। तो वो क्या होता है? निजी भाषण होता है। जोर से बात करना मतलब चिल्ला चिल्ला के बात करना। तो जीन पियाजे कह रहे हैं कि स्वयं से बात करने बच्चों के कार्य का वर्णन करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? तो हमने कहा स्वयं से बात करना मतलब क्या हो गया? निजी भाषण। ऑप्शन नंबर आपका सी है ना। सी लिखा नहीं है, मैं है सी 1 2 3 ABC कह रही हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है निजी भाषण, स्वयं से बात करना। कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर ध्यान देना, मतलब लगातार आप उसको प्रैक्टिस ही कराए जा रहे हो, प्रैक्टिस ही कराए जा रहे हो। क्षमता आधारित निश्चित अलगाव, अलगाव की बात कभी भी सीटेट नहीं करता है। याद रखिएगा, अगर बच्चे की बात आ जाए और फिर आ जाए अलगाव, तो मतलब आप उसको डायरेक्ट कट्टम पिट्टी कर डालो उसका, है ना। लगातार अभ्यास की बात बिल्कुल नहीं। थॉर्नडाइक ने अभ्यास की बात की है,
लेकिन ये नहीं कि मतलब लगातार अभ्यास ही करते रहो। लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, पुरस्कार और दंड। तो पुरस्कार कुछ चीजों में बेहतर है, लेकिन दंड तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है, दंड तो बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है आपका, अहम केंद्रिता। क्या है, अहम केंद्रिता। तो मुझे लग रहा है ये अहम केंद्रिता की जगह क्या होना चाहिए, अहम केंद्रिता की जगह होना चाहिए सहयोगात्मक। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा, सहयोगात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, सहयोगात्मक रूप से, यानी एक दूसरे की मदद के द्वारा भी क्या हो रहा है, सीख रहा है। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।